Hello, friend. Good morning to all of you. In the economics subject, we already started the chapter number 6, that is the unemployment, in the previous lecture, and we completed the types of unemployment. And there are five types in your books, but in this year, for this year in your syllabus, the only three types you have to remember. The second one, that is, sorry, first and the second types, that is omitted from your syllabus, and the third type, that is the disguise unemployment, fourth one, that is the cyclical unemployment, and the fifth and last one, that is the frictional unemployment. And please, friend, come on page number 69. On page number 69 you can see the frictional unemployment and then causes of unemployment. Now we start our new question for today's lecture, that is the causes of unemployment. In India, the information regarding unemployment is published by Planning Commission, Central Statistical Organization, NSSO, that is the National Sample Survey Organization, and journal published by एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स. यानी कि फ्रेंड, इंडिया की अगर हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन पब्लिश कर रहा है, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट इज द प्लानिंग कमीशन, प्लीज मेक अंडरलाइन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड जर्नल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स. Bhagwati Committee was established to study the problem of unemployment, and it clearly talks about the magnitude and causes of unemployment. तो फ्रेंड, यहाँ पे एक जो कमेटी का नाम आया यहाँ पे आ रहा है, दैट इज अ भगवती कमेटी. कि भगवती कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी किसके लिए, तो टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, to improve the rate of economic development of a country and to solve the problem of unemployment. In 1951, plan steps were taken but problem of unemployment become more severe. यानी कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ इम्प्रूव करने के लिए एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है, दैट इज 1951. तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम था यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का, उनको सोल्व करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी, या तो कुछ ना कुछ हमने स्टेप टेकन किए हुए थे. एट द एंड ऑफ प्लानिंग, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. At the end of 5-year plan, sorry, first 5-year plan, 53 lakh people were unemployed, which increased to 304 lakhs at the end of fifth 5-year plan. यानी कि फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो फर्स्ट 5-year प्लान था एंड फर्स्ट 5-year प्लान, दैट इज फ्रॉम द 1951 टू 1956. और उस जो फर्स्ट 5-year प्लान था उनके एंड की हम बात करें, दैट इज 1956. तो उस टाइम 53 लाख पीपल थे जो अनएम्प्लॉयड थे, विच इज इंक्रीज टू 304 लैक्स एट द एंड ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान एंड 348.5 एट द एंड ऑफ 9th 5-year प्लान. तो यहाँ पे तीनों डेटा में याद रखने की फर्स्ट 5-year प्लान था 53 लाख, देन एट द एंड ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान 304, and at the end of 9th 5-year plan, that is a 348.5 lakhs. From the above information, it can be seen that India faces a extensive unemployment and it is increasing day by day, which is a serious problem. यानी कि फ्रेंड, जो आप ऊपर की तीनों अलग अलग 5-year प्लानिंग है उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने की, सबसे पहले 53 एंड देन 304 एंड देन 348. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो क्या हो रहा है, डे टू डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. द रीजन्स फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर अ हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन अ लेबर सप्लाई, स्लो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उतनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं. लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सेविंग है वो भी कम है और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है, कम. एंड लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. लेट अस एग्जामिन द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. तो यहाँ पे जो अलग अलग रीजन दिए है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो अलग अलग यहाँ पे रीज़न दिए कि क्यों इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है, द फर्स्ट वन, दैट इज़ द हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. यानी कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. सो क्या होगा कि
पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है. इन इंडिया द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोटिस्ड. यानी कि इंडिया के अगर अंदर बात करें तो जो पॉपुलेशन की साइज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है और हाई रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का. बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देर इज़ अ ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि जो पॉपुलेशन की साइज है वो इंक्रीजिंगली क्या हो रही है, रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. विद दिस लेबर सप्लाई also increase rapidly and there is a continuous increase in a new laborers. यानी कि जो लेबर सप्लाई वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और इससे क्या होगा कि जो न्यू लेबर है यानी कि जो भी मजदूर लोग हैं वो नए नए यहाँ पे मार्केट के अंदर आ रहे हैं. इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ लेबर मार्केट. यानी कि वो लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च यानी कि काम को शोधने के लिए, या तो हम बोल सकते हैं कि फाइंड द वर्क इन मार्केट. But simultaneously, there is a slow rise in employment opportunity, which increase the problem of unemployment and underemployment. यानी कि फ्रेंड जो भी न्यू लेबर जो आ रहे हैं मार्केट में फॉर द फाइंडिंग द जॉब, फॉर द फाइंडिंग द लेबर वर्क, लेकिन उन लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा है क्योंकि जो यहाँ पे प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट का या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट इन इंडिया, each year there is an increase in population by 1.70 crores which is more than the total population of Australia. तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एवरी ईयर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 1.70 करोर्स. और उतनी पॉपुलेशन तो ऑस्ट्रेलिया के पूरी कंट्री में नहीं, उतनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में एवरी ईयर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. So with this much increase in a population and lack of employment opportunity, it's obvious that unemployment will rise. यानी कि उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा and the rate of growth of employment is a much lesser than the population growth rate in India, which gives rise to the problem of unemployment and it keeps on increasing. तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन डे बाय डे अगर इंक्रीज हो रही है और इंडिया के अंदर जो आप एक यहाँ पे ने स्टैटिस्टिकल डेटा देख सकते हो कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1.70 करोड़. यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है. तो आप देख सकते हो कि जो न्यू लेबर जो है वो कितने यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यानी कि जो लेबर सप्लाई वो बहुत बढ़ जाएगा. तो उससे क्या होगा कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नहीं. तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सब लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे और उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है और डे टू डे क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम बनता जाएगा. द नेक्स्ट कॉजेज दैट इज़ द स्लो रेट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो भी ज़्यादा मिल रही है, स्लो रेट है उनका, या तो हम बोल सकते हैं कि स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. यानी कि फ्रेंड जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है या तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है. बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि जब प्लानिंग पीरियड की हम बात करें फ्रॉम 1956 टू 2014-15, तो वहाँ तक हमारी जो यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की योजनाएं है जो 2070 तक रहती है. तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड देयर वाज अ कंटिन्यूड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, बट we failed in creating employment opportunity which shows that economic growth is a remain jobless growth. यानी कि फ्रेंड इंडिया के अंदर हम बात करें तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. यस, देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया बट वी फेल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. बट उनके सामने हम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करनी चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट हम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सके नहीं, विच शोज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिमेन्स जॉबलेस ग्रोथ. यानी कि फ्रेंड क्या होगा कि अगर ग्रोथ हो रहा है लेकिन सामने अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, जॉबलेस ग्रोथ. यानी कि किसी को जॉब नहीं मिल रही लेकिन ग्रोथ हो रहा है. इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग इंडिया अटेंड 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग यानी कि 1951 टू 1960
1961 to 1970 एंड 1971 टू 1980। तो ये अलग अलग जो यहाँ पे 3 डिकेट्स की हम बात करें तो इन तीनों दशकों में जो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है 3.5%। दिस ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 7.6% इन 10th 5 year प्लान, यानी कि जो 3.5% था टिल 1980, जो 10th 5 year प्लान की बात करो तो उस टाइम तक कितना हो गया था 77.6, 3.5 to 7.6 and 7.8 in the 11th 5 year plan, but still number of unemployed kept increasing, यानी कि आज भी डेट की हम बात करें तो आज के दिन भी जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इवन आफ्टर प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर ओल्ड एंड न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि फ्रेंड जो नए नए स्टूडेंट जो लोग स्टडी करके डिग्री लेकर बाहर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज एंड सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर ऑब्जर्व स्लो ग्रोथ, यानी कि फ्रेंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नो दैट द ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1967, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी भी एम्प्लॉयमेंट जो हुआ था अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर कि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, स्लो। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड एज पर लेबर सप्लाई विच इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होना चाहिए एज पर दी लेबर सप्लाई, यानी कि लेबर सप्लाई जितना हो उतना ही सामने हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन इतना हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम था वो क्या हुआ, विच इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो डे टू डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो कोजिस थे उसमें एक पहले इंट्रो का पैराग्राफ दो देख लिया, 2-3 पैराग्राफ, एंड देन slow rate of slow rise in employment opportunity and first one that is the high rate of population growth। तो मैं आपको यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, विदिन 2-2.5 minute प्लीज रीड द बोथ कोजेज, दैट इज पॉपुलेशन एंड द सेकंड दैट इज द शो स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्लीज रीड इट।
Okay, friend, welcome back. The third cause is that is the low rate of savings and इन्वेस्टमेंट. यानी कि इकोनॉमी के अंदर समझो कि जो सेविंग है, जिनको हम बोल सकते हैं कि पैसे की जो बचत है, और इन्वेस्टमेंट उनका जो रेट है वो क्या है, लो रेट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है. इंडियन प्लानिंग हैज़ इंक्रीज्ड नेशनल इनकम बट साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज. यानी कि फ्रेंड, अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन सामने समझो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीज, तो क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एट अ लोअर रेट देन नेशनल इनकम. मैं फ्रेंड आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि समझो कि पहले यहाँ पे कंट्री के अंदर 5 लोग हैं, यानी कि पॉपुलेशन इज ओनली 5, और उनके सामने उन लोगों की जो टोटल नेशनल इनकम है वो 50 रुपीज़ है. तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होगी दैट इज़ द PCI कितनी होगी, 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ द 10 रुपीज़. अब समझो कि यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट फ्रेंड, ओके, 10 रुपीज़. अब समझो कि सेकेंड कंडीशन दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज. यानी कि समझो कि जो पहले 5 लोग यहाँ पे थे, पॉपुलेशन 5 लोग थे, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होकर समझो कि हो गए 10, और साथ जो नेशनल इनकम है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. यानी कि नेशनल इनकम इज ऑल्सो इंक्रीज, और नेशनल इनकम इंक्रीज होकर समझो कि हो गए 80 रुपीज़. अब हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को फाइंड करें तो 80 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ द 8 रुपीज़. तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन सामने जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी नेशनल इनकम से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. या तो समझो कि हमारी जो नेशनल इनकम है 110 हो रही है यहाँ पे, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी लेकिन लोअर रेट से इंक्रीज होगी due to low per capita income and expense in satisfying basic needs of burdened population kept saving and investment at a lower rate. यानी कि अगर हमारी पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है तो जो इन्वेस्टमेंट का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे लो. बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर, they could not create much employment opportunity which increase the problem of employment. यानी कि फ्रेंड सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर समझो कि इन्वेस्टमेंट नई इंडस्ट्री में हो रहा है, नई एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड नई कोई अदर सेक्टर में, तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी वो क्रिएट होगी नहीं, एंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होता रहेगा. फोर्थ कॉजेज दैट इज द कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. तो फ्रेंड कैपिटल इंटेंसिव यानी कि आज की डेट के हम अगर बात करें तो इन मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी डे टू डे क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है. तो आपको पता होगा कि अगर समझो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बजाय हम समझो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे, तो उससे क्या होगा कि पता है कि समझो कि पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी में कोई मशीन के ऊपर 10 लोग काम कर रहे थे, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उनके ऊपर समझो कि 2 लोगों की ज़रूरत रहेगी. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बाकी के जो 8 लोग हैं, आप देख सकते हो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी में 10 लोग काम कर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी में 2 लोग ही है, तो बाकी के जो 8 है उनका क्या होगा, दे आर ऑल अनएम्प्लॉयमेंट. तो यानी यहाँ पे फोर्थ रीज़न है कि अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो तो भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा. देर इज अ scarcity of capital and abundance of labor in India. In these circumstances, to solve the problem of unemployment, labor-intensive technique of production should have been adopted. But from the second 5-year plan, India has adopted development of a heavy and basic industry. तो फ्रेंड कि अगर समझो कि हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम उन्हें सोल्व करना है तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. और हम सेकेंड 5-year प्लान से आज तक की बात करें तो हम हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, और बेसिक और हैवी इंडस्ट्री कि जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ होता है. इन प्लानिंग स्कीम ऑल्सो इन अ प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वॉज गिवन लेस इंपॉर्टेंस. यानी कि फ्रेंड जो प्लानिंग कमीशन जो अलग अलग स्कीम लेकर आ रहे हैं प्लानिंग स्कीम, तो वहाँ पे भी हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं.
In agriculture and industries, mechanization was adopted which increased employment at a slow rate. यानी कि फ्रेंड कि जो एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, इंडस्ट्री के अंदर बात करें, तो जो अलग अलग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो रहा है वो स्लो रेट से इंक्रीज होगा. In industrial sector also to increase productivity and to get a security against organized labor union, and such a policy is adopted which save labor. तो फ्रेंड आप समझो कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे भी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. तो जो भी यहाँ पे लेबर यूनियंस से कि उनके सामने उन लोगों को सिक्योरिटी मिल गई कंपनी को कि यहाँ पे वो लोग कुछ भी करें तो उन लोगों की अब ज़्यादा ज़रूरत रहेगी नहीं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से उन लोगों को अब ज़्यादा लेबर की ज़रूरत रहती नहीं है. Other than that, railway, irrigation, roads and construction, then public sector of state also use a capital incentive technique, and as a result unemployment problem has become actual. यानी कि और भी ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनता जा रहा है. एंड दैट इज वाई भगवती कमिटी एंड वेंकटरामन कमिटी विच फॉर्म टू स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो रिकमेंडेड टू यूज लेस ऑफ मेकेनाइजेशन. यानी कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कम करना है और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या करना है ज़्यादा करना है. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो थर्ड एंड फोर्थ कोजिस था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया. और मैं फिर से आप लोगों को 2 या तो 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. विद इन 2.5 minutes प्लीज रीड द बोथ कोर्सेज, दैट इज द लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड देन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. प्लीज रीड इट. Okay, friend. The next causes that is a lack of vocational education. वोकेशनल एजुकेशन यानी कि समझो कि हमें फ्यूचर में जहाँ पे काम करना है, जो सेक्टर में काम करना है, उनके रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हमें काम करना है फ्यूचर में उस टाइप के कोई नॉलेज को हमें प्रोवाइड कर सकते नहीं. या तो हमारी जो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो भी स्कूलिंग हो या तो कॉलेज के टाइम हो तो उस टाइम हमारे सिलेबस में कोई ऐसे सब्जेक्ट ही नहीं है कि हमें जो फ्यूचर में काम करना है उनके रिलेटेड कुछ पॉइंट रखे. इन इंडिया वन रीजन फॉर अ हाई एजुकेशनल
एम्प्लॉयमेंट इज अ इनइफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वही यहाँ पे क्या है, इनइफेक्टिव है। यानी कि आपको जो फ्यूचर में करना है उनके बारे में वो लोग आप उनके सिलेबस में कुछ रखते नहीं है। Those who can work according to the changing working atmosphere in every sector, such a type of workers are not created। यानी कि फ्रेंड कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, कोई भी सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या तो सर्विस सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे चेंज होते हैं तो हमें उस टाइप के वर्कर भी चाहिए, लेकिन वैसे वर्कर को हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। With the objective of increasing economic growth rate, technology and mechanization has been adopted by industry and agriculture. So, such a laborers are required who have a knowledge of these techniques। यानी कि समझो फ्रेंड कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें उस टेक्नोलॉजी, उस मैकेनाइजेशन को, मैकेनिज्म को जो लोग जानते हैं वैसे हमें वर्कर की, एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, लेबरर्स की। लेकिन यहाँ पे जो वोकेशनल एजुकेशन का लेक है, लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, so we cannot create that type of labor। But the present education system is opposite to that, hence skilled laborers are few because of a lack of vocational education, and the present education failed in mental and physical formation of human being even after acquiring education, and a person incapable of self employment and suffer from problem of unemployment। यानी कि फ्रेंड जो अनएजुकेटेड जो सॉरी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो लोग स्टडी करते हैं आफ्टर एजुकेशन, कि उन लोगों को कोई भी समझो कि हम ट्रेनिंग या तो कोई स्किल नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उससे क्या होगा कि कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने वाला नहीं है, और उससे जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। एंड फिर लास्ट में क्या होगा कि जो भी पर्सन है वो कैपेबल ही नहीं है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे जो फिफ्थ था वोकेशनल एजुकेशन, प्लीज़ रीड इट विद इन अ 1.5 minute, please read it and then we going for the our next topic, please read it। Okay friend, in this session we already completed the causes of unemployment, and in your textbook you can see the page number 72, sorry 72 पेज नंबर, कि अलग अलग यहाँ पे 10 कोजिज है, 10 कोजिज, और उसमें से हमने आज के लेक्चर में 5 कोजिज को कंप्लीट कर दिए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम और बाकी के जो 5 कोजिज 5 कोजिज है वो 5 कोजिज कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट वन था दैट इज द हाई rate of population growth, and the second that is the slow rise in employment opportunity, third one that is the low rate of savings and investment, capital intensive production technique, lack of vocational education and lack of manpower planning, की जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।